हेलो फ्रेंड, विनय स्टडी कैन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं CGPSC प्री 2020-21 के लिए स्मार्ट कोर्स, जिसके अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्पिरेशन, है ना। बायोलॉजी का एक टॉपिक है रिस्पिरेशन, जिस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, ये हमारा यूट्यूब चैनल है विनय स्टडी कैन। विनय स्टडी कैन पर आप जाइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको कंटिन्यू जो है मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, चलो ये आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं श्वसन तंत्र के जो है डिफिनेशन देखते हैं ना। प्रत्येक जीव में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीजन एवं विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो बाह्य वातावरण से शरीर के अंदर तथा अंदर से निर्मित गैसों का बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन करने वाली तंत्र को श्वसन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र जो है निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हो गया श्वसन तंत्र। क्या बोला जा रहा है, चलिए मान लेते हैं ये हमारा श्वसन ऑर्गन है ना, तंत्र है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि बाहर से जो O2 है हमारे शरीर में इंटर करता है। क्यों? क्योंकि हमें जो भोजन इनहेल किए हैं, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो भी इनहेल किए हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और फूड का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, CO2 बनता है, उसको बाहर रिलीज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र कहते हैं। यहाँ रिस्पिरेशन जो ऑर्गन से या तंत्र है, सॉरी सिस्टम है, वो निम्नलिखित पार्ट से मिलकर बना होता है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, चलिए आगे देखते हैं। रिस्पिरेशन ऑर्गन सबसे पहले है नॉस्ट्रिल या नासिका, है ना। दूसरा क्या है? ग्रसनी या फैरिक्स। ठीक है, फैरिक्स के अंदर जो है ग्लोटिस होता है। फैरिक्स के अंदर एक ग्लोटिस होता है, आगे इमेज में देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्लोटिस होता है। ग्लोटिस क्या करता है? नेसल पैसेज और गैस फैरिक्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ जो ग्लोटिस होता है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। मान ली ये ग्लोटिस है ना, ग्लोटिस के ऊपर एक कैप की संरचना होती है, जिसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का फंक्शन ये होता है, जैसे फूड इनहेल कर रहे हैं ना, भोजन ले रहे हैं तो क्या होता है, भोजन लेते समय जो है इपीग्लोटिस जो है ग्लोटिस को क्लोज कर देता है, ताकि भोजन का कोई भी कण जो है इधर रिस्पिरेटरी पैसेज में ना जाए करके। लेकिन जैसे ही हम श्वास लेते हैं, है ना, रिस्पिरेशन करते हैं, तो ग्लोटिस जो है ओपन हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन जो है इधर अंदर इनहेल हो सके। ठीक है, ये है लैरिक्स। ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? एक पाइप के समान जो छल्ले, उसमें थोड़े थोड़े छल्ले उभरे हुए होते हैं, उस संरचना को बोलते हैं ट्रैकिया। फिर दो वन पेयर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं या फेफड़े होते हैं। देन लंग्स के नीचे या फेफड़े के नीचे जो है डायफ्राम होता है, डायफ्राम। उसके बाद लास्ट होता है रिप्स, जो पूरे लंग्स और डायफ्राम को पूरा कवर्ड किए रहते हैं, उसको बोलते हैं, ऊपर में एक रिप्स रहता है, उसको बोलते हैं रिप्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पिरेशन ऑर्गन। चलिए एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेजल कैविटी, है ना, सॉरी नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के ऊपर में क्या है? नेजल कैविटी है। उसके बाद क्या है? नेजल कैविटी के ऊपर, है ना, पैरानोजल सेंसस है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओरल कैविटी के नीचे क्या है? फैरिक्स, है ना। फैरिक्स के नीचे क्या है? इपीग्लोटिस दे दिया है हमने, ऊपर पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये जो है ग्लोटिस के ऊपर क्या लगा रहता है? इपीग्लोटिस लगा रहता है, जो कि फूड को आने से रोकता है, क्योंकि ये जो है रिस्पिरेशन पैसेज है, ना कि डाइजेटिव पैसेज, है ना। तो इसलिए ग्लोटिस का इम्पोर्टेंस क्या है? फूड के कोई भी कण है उसको या उसको आने नहीं देने का काम। ठीक है, तीसरा क्या है? लैरिक्स, वोकल कार्ड भी बोलते हैं, इसी से साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये संरचना जो दिखाई दे रही है नीले कलर से, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया।
ट्रैकिया जो है आगे और जाके ब्रांचेड हो जाती हैं। ये जैसे ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे जाके ब्रांच हो गया, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस के आगे जो है अब सीधे लंग्स आ गया, है ना। तो दोनों साइड, एक ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स, और लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान संरचना पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोली या ओलाई में। ठीक है, और नीचे क्या है? डायफ्राम, जो दोनों लंग्स से जो है कनेक्ट रहता है प्लूरल कैविटी के थ्रू। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं श्वसन प्रक्रिया या रेस्पिरेशन प्रोसेस। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है गैसों का परिवहन, तीसरा है आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या रिस्पिरेशन। प्राणी और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान मतलब ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। बहुत ईजी है। चलिए ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारा बॉडी है ना, है नहीं। बॉडी के अंदर अब लंग्स ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से बाहर जाना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन निम्नलिखित दो चरणों से मिलकर बना होता है। बाह्य श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो पहला क्या है? स्वाक्षवास, और दूसरा क्या है? गैसों का विनिमय। फर्स्ट क्या है? स्वाक्षवास, और दूसरा गैसों का विनिमय। हम किसकी बात कर रहे हैं? बाह्य श्वसन की बारे में बात कर रहे हैं। बाह्य श्वसन जो है आगे दो भाग में डिवाइड है। पहला है स्वाक्षवास या ब्रीदिंग, दूसरा जो है गैसों का एक्सचेंज या गैसों का विनिमय। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वाक्षवास या ब्रीदिंग। फेफड़े द्वारा निश्चित दर से वायु को भरी तथा निकाली जाती हैं, जिसे सांस लेना या स्वाक्षवास कहते हैं। चलिए ठीक है, एग्जांपल एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया। एक निश्चित दर पर इसमें जो है ऑक्सीजन को भरी जाती हैं। मान लीजिए 5 से 6 लीटर या 5 से 6 लीटर जो है इसमें भरी जाती है। फिर एक निश्चित अनुपात में कुछ गैसेस को रखी जाती हैं, फिर वापस बाहर कर दी जाती हैं, जो इसके मतलब यूटिलाइज नहीं किया जाना होता है, उसको बाहर कर दिया जाता है एक निश्चित दर पर, है ना। 4 से 5 या 5 से 6 लीटर के करीब अंदर किया जाएगा, पूरा उसका भर लिया जाएगा, फिर जितना बाहर जाना है उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? स्वाक्षवास बोलते हैं या ब्रीदिंग बोलते हैं। या ब्रीदिंग भी है, आगे जो है दो भागों में या दो चरणों में संपन्न होती है ना। तो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला है निश्वसन, और दूसरा क्या है? इसको देखते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं निश्वसन। जब पसली बाहर की ओर मूव करती है तथा डायफ्राम सिकुड़ जाता है, वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है, जिससे वातावरणीय ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है। यह निश्वसन कहलाती है। निश्वसन द्वारा ली गई वायु में 78% नाइट्रोजन होती है ना, 28% ऑक्सीजन होती है तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं एक्सपीरेशन। जब पसली अंदर की ओर मुँह करती है तथा डायफ्राम में तन जाता है, वक्ष गुहा का आकार घट जाता है, जिससे फेफड़ों में उपस्थित वायु नासा छिद्र के माध्यम से वातावरण में छोड़ दी जाती है। उच्छ्वास के दौरान निकाली गई वायु में 78% ऑक्सीजन, 28% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है जी हम जब लिए रहे थे तो 0.03 था, है ना।
लेकिन जब हम उसको बाहर कर रहे हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एकत्रित हो गए थे, तो वो बढ़कर कितना हो गया, सॉरी 4 बढ़ गया था, है ना, 4% बढ़ गया, वो फिर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। चलिए एक बार इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लंग्स। ठीक है जी, लंग्स के नीचे क्या है, डायफ्राम है ना। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, रिप्स है नहीं, रिप्स है। तो उसमें क्या बोल रहा है, रिप्स जो है बाहर की ओर मूव करता है नहीं, तन जाता है। और लंग्स का जो वॉल्यूम है या विक्ष गुहा का आकार जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है फेफड़ों में भर जाता है, तो इसका आकार जो है, लंग्स का आकार जो है एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, है नहीं। तो ये नीचे डायफ्राम जो है इससे कनेक्ट है, तो इसका ये दोनों जब लंग्स का जब आकार बढ़ेगा तो नीचे डायफ्राम में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये डायफ्राम क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, सिकुड़ जाएगा ना। तो यही क्या है, इंस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, रिप्स जो है बाहर की ओर मूव करता है और लंग्स का आकार जो है बढ़ जाता है और डायफ्राम का आकार जो है छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जो है एक्सपीरेशन है। एक्सपीरेशन में क्या होता है, थोड़े रिप्स जो है, पहले वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, इंस्पिरेशन में जो रिप्स जो है बाहर की ओर मूव कर रहा था, फैल रहा था, है ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा, रिप्स जो है अंदर की ओर मूव करेंगे, है ना, रिप्स जो है अंदर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, और लंग्स का आकार जो है पहले बड़ा था, है ना, तो अब उसका आकार क्या होगा, छोटा होते जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से अब गैसेस जो है, जो भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसके साथ जो है डायफ्राम जो है प्लूरल कैविटी के थ्रू इससे अटैच होता है। तब जब इसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो डायफ्राम का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में लंग्स का आकार छोटा हो जाएगा जबकि डायफ्राम का आकार जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया। अगला देखते हैं, स्वाक्षवास। स्वाक्षवास या ब्रीदिंग, सबसे हमने अभी देखा था निश्वसन या इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपीरेशन। तो सबसे पहले यह क्रियाविधि जो है सक्रिय होती है ना, क्योंकि इसमें रिप्स जो है एक्टिव, रिप्स जो है या लंग्स है, दोनों में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन को भरा जा रहा है तो उसमें एक्शन हो रहा है, एक्सपांड हो जा रहा है लंग्स। जबकि इस क्रियाविधि में निष्क्रिय होती हैं। अब एक बार गैस को आप भर लिए हो लंग्स में तो वापस छोड़ रहे हो तो उसमें कोई एक्शन करने की या सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी क्या, नहीं। जैसे आप बलून में एयर भर लेते हैं, एयर भरने के बाद आपको उसमें प्रेशर क्रिएट करना होता है, एक्शन करना होता है, लेकिन जब उसमें जो एयर है बाहर निकालना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको छोड़ दो, उसमें कोई एक्टिव एक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या है, थोरेसिक कैविटी का आयतन में वृद्धि हो जाता है। थोरेसिक कैविटी है ना, जो रिब्स है उसमें 2 प्रकार के मसल्स होते हैं, उसमें क्या होगा, आयतन में वृद्धि हो जाएगा। आयतन में वृद्धि होगा तभी वो बाहर की ओर ऐसे मूव कर पाएगा। जबकि दूसरे वाले कंडीशन में देखते हैं आयतन में कमी होती है, पहले तो बढ़ा था तो अब वापस जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग से बाहर चला गया, रिब्स अंदर की ओर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन जो है कम हो जाएगा। इस दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश की है, और इसमें गुम्मत का आकार हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब लंग्स और डायफ्राम जो है जस्ट अपोजिट रिएक्ट करते हैं। अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा होगा तो थोड़े डायफ्राम का वॉल्यूम क्या होगा, डाउन होगा। अगर डायफ्राम का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो लंग्स का वॉल्यूम कम होगा। इंटरकॉस्टल मसल में संकुचन होगा और इंटरकॉस्टल मसल में प्रसार होगा। संकुचन होने का मतलब जो है, उसमें जो इंटरकॉस्टल मसल, 2 प्रकार के मसल्स होते हैं, इसको थोड़ा सा 2 प्रकार के मसल्स होते हैं, एक तो इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। इसमें जो है संकुचन और शीतलन के कारण ही जो है रिब्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं गैसों का विनिमय।
गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर जब श्वासोच्छ्वास के दौरान फेफड़ों में वायु कोशिकाओं में पहुंचती है, मतलब एल्वियोली है ना, तथा वायु कोष्ठ के चारों ओर महीन जाल उपस्थित रहती हैं और विसरण प्रवणता के आधार पर वायु कोष्ठों को एवं रक्त जाल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए, ये हो गया एक एल्वियोलाई और ये हो गया बहुत सारे कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया बहुत सारे कैपिलरीज। अब जैसे ही ऑक्सीजन इसमें आएगा, है ना, ऑक्सीजन आने के बाद विसरण प्रवणता के आधार पर यहाँ पर विसरण होगा। विसरण का क्या होता है, अधिक से अधिक वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की ओर प्रसारण होगा। तो यहाँ का ऑक्सीजन जो है कैपिलरीज में चला जाएगा और हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो संपूर्ण बॉडी में जो है जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वहाँ उसको ट्रैवल कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया गैसों का विनिमय। चलिए अगला देखते हैं, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास एक यह कोशिका के बाहर होती हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था। केवल इन्वायरमेंट से लंग्स तक जो है ऑक्सीजन को लाया जाता है, ये कोशिका के बाहर हो रहा है ना। जबकि यह क्रिया कोशिका के भीतर होती है। यह कोशिका के भीतर होने का कहने का मतलब ये है, एल्वियोलाई से विसरण प्रवणता के थ्रू जो है हीमोग्लोबिन या कैपिलरीज के माध्यम से सेल तक जाता है। रिस्पिरेशन की जो पूरा प्रक्रिया है, श्वसन की जो प्रक्रिया है सेल में होता है। मतलब ग्लूकोज का अपटेक करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है। दूसरा, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ईटीएस, क्रेब साइकिल, जितने भी साइकिल्स होते हैं वो श्वसन के अंतर्गत या रिस्पिरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह केवल एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण व कार्बन डाइऑक्साइड का अपक्षेपण करती है। यह क्रिया जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं, गैसों का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की कोशिका तक पहुंचाना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में घुलित कार्बनिक अम्ल व बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं O2 एवं CO2 का परिवहन, है ना। गैस का परिवहन हमेशा उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे लंग्स में देख लेते हैं। लंग्स में मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, 95% जो है ऑक्सीजन है और एग्जांपल ले रहे हैं ना 40% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हो गया हाई। इसमें क्या लिखा है, उच्च आंशिक दाब लिखा है ना, तो ये हो गया। अब सेल की ओर इसको ट्रैवल करना है, तो सेल में क्या होगा, इसका जो है आंशिक दाब जो है कम होगा। जैसे ये 95 है तो यहाँ होगा 70 होगा या इसका 30 होगा। तो उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर जो है ट्रैवल करता है। सॉरी, थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, O2 का परिवहन, है ना। O2 का परिवहन लगभग 99% ऑक्सीजन का परिवहन 160, सॉरी एक मिनट, है ना, देखते हैं। O2 का परिवहन लगभग 99% O2 का परिवहन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये लिखा है HBOI
CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है करके, है ना। अब तीसरा देखते हैं बोहर इफेक्ट। तीसरा देखते हैं बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च सांद्रता के परिणाम स्वरूप ऑक्सीहिमेज का O2 का HBO में हीमोग्लोबिन में वियोजित होना बोहर इफेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब है, अब CO2 है ना, CO2 है जिसकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई है, परिणाम स्वरूप एक्स हेमेज का O2 का हीमोग्लोबिन में वियोजित होना। CO2 का O2 में, कहने का मतलब सीधा मतलब O2 में कन्वर्ट होना हीमोग्लोबिन के थ्रू, इसी को ही बोहर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, CO2 का हाई है, उसमें से फिल्ट्रेट करके O2 को अलग करना ही बोहर इफेक्ट या बोहर इफेक्ट कहलाता है ना। जैसे CO2 का उच्च सांद्रण में परिणाम स्वरूप ऑक्सीहिमेज का O2 का हीमोग्लोबिन में वियोजित होना ही बोहर इफेक्ट कहलाता है या बोहर इफेक्ट कहलाता है। अब अगला देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। लगभग 10% कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती हैं। ये CO2 प्लस H2O है ना, ये जो है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद लगभग 20% कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वो जो 11 लिखा है वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, Hb। लगभग 20% कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से NH2A2 है, NH2 के साथ मिलकर कैलामाइन कंपाउंड का निर्माण करती है। तीसरा देखते हैं, 17% कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतकों के बीच होने वाली गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं, और कोशिकीय श्वसन भी, और इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर दो प्रकार से होती है। पहला है एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्षी श्वसन। इस प्रकार की श्वसन क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती हैं और ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। ग्लूकोज का जो है आंशिक अपघटन होता है, जिसमें ये जो लिखा हुआ है, 1 मिनट, है ना, ये जो है ना वो क्या है, C2H5OH है ना, थोड़ा सा देख लेंगे। लैक्टिक एसिड है ना। उसके बाद इसको देखते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा ग्लूकोज का C6H12O6 है ना, जो है आगे 1 मिनट, है ना, देखते हैं C6H12O6 जो है क्या बनाएगा, एथेनॉल या अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो 2C2 उसके बाद H5OH प्लस CO2 जो है बनेगा, प्लस जो है ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा के रूप में वो केवल 2 ATP का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी। अब देखते हैं यह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इनमें जटिल रासायनिक पदार्थों को बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का आंशिक विघटन किया जाता है, जिसमें अंतिम उत्पाद के रूप में इथेनॉल अल्कोहल मिलता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है, कोशिका द्रव्य में जो है संपन्न होती है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप 2 ATP का फॉर्मेशन का शुद्ध लाभ होता है, एवं यदि यह क्रिया लगातार चलती रहे तो इथेनॉल अल्कोहल का परिवहन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। इथेनॉल या अल्कोहल जो है लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है, जो पेशियों में जम
पेशियों में जमाव होने से हमें थकान होता है या थकान का अनुभव कराता है। यह क्रिया निम्न स्थानों पर होती है। पहला जो है पैरासिट्स में होती है, दूसरा हमारी पेशियों में व्यायाम के दौरान होता है, इंडो पैरासिट में होता है, अंतःपरजीवी पैरासिट्स में होंगे, और चौथा है जल निगमवाद वाटर लेगेज पौधे में होती हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसमें। अनाक्षी श्वसन प्रायः जीवों की गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होने वाले बीजों में फलों में अल्प समय के लिए होता है। प्लांट की बात करें तो अनाक्षी श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। व्यायाम के दौरान हमारी पेशियों में O2 की कमी हो जाती है। कमी के कारण अनाई श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन उत्पन्न होता है। पेशी में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हमें थकान की स्थिति या थकान फील होता है। अगला देखते हैं ऑक्सी श्वसन। यहाँ क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है या संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज है C6H12O6 का पूरा अपघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं थोड़ा सा, है ना। ये अपना इसको मैं ये जो दिख रहा है इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, है ना। C6H12O6 प्लस जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलकर क्या बनाते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जगह नहीं इसलिए, या सीधा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पास, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पास जो है वाटर का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का जो है फॉर्मेशन होगा, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और 6 जो है H2O होंगे। ठीक है जी, बाकी जो है एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अगला देखते हैं, यह कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप निर्मित पायरुविक अम्ल, है ना। देखिए पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच कन्फरेंट एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा चरण के अंतिम तक 36 एटीपी का निर्माण करें, एवं हमें ग्लाइकोलाइसिस के 2 अणु एटीपी मिल चुके हैं। इस कारण एक ग्लूकोज के विघटन के फलस्वरूप हमें टोटल 38 एटीपी प्राप्त होता है। 36 एटीपी जो है ईटीएस और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ईटीएस तो ऑक्सी श्वसन में हमें एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन या कंप्लीट डाइजेशन से 36 एटीपी मिलता है, और अनाक्सी श्वसन में 2 एटीपी मिलता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि जो टोटल एक ग्लूकोज 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के बाद हमें 38 एटीपी जो है मिलता है। अब देखते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन को पहले देखते हैं। ग्लूकोज का उपयोग होता है, इसमें ग्लूकोज की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अंतिम उत्पाद और एल्कोहल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। प्रथम चरण की क्रिया कोशिका द्रव में एवं द्वितीय चरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका में होती है। यह एक ग्लूकोज के
686 किलो कैलोरी या 38 ऊर्जा प्राप्त होती है। अपेक्षाकृत कम ऊर्जा अणु से 54 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह जंतुओं एवं पौधों में होती है। यह जीवाणुओं, पैरासीट या ईस्ट आदि में होता है। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए और कंटिन्यू बनाते रहें।